हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शरद शो। फ्रेंड्स, आज हम ABFM के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में। पहले पार्ट में हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही पे बैक मेथड का बेसिक्स देखा था। पे बैक पीरियड का बेसिक तरीका क्या होता है, जनरल नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो चीज़ देखी थी। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स CFAT है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ में पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन भी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे और दोनों चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी आप देखोगे कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, ये वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। याद कीजिए, ये वो टेबल है जो चैप्टर नंबर 8 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखी थी, है ना। यहाँ पर पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ पर रुपीज़ हैं। तो आइए देखते हैं, इसको समझ लेते हैं कि नया क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, सब कुछ जैसे पहले सीखा है उसके जैसे ही है, बिल्कुल थोड़ी सी बात जो है इसमें नई इंट्रोड्यूस होगी। जैसे जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन को जो है कंसिडर नहीं किया था। इस लेक्चर में या इस चैप्टर में हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे और इंटरेस्ट को उतना ध्यान नहीं देंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, वैसे होता EBIDT है, क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअल में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होता है, लेकिन हमने जो पढ़ा वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पढ़ा था। इस पार्ट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे EBDT अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ओके, एक्चुअल में ये चीज़ होती है, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटरेस्ट को भी गायब किया जाता है, फिर डेप्रिसिएशन को भी गायब किया जाता है, और तब जाकर के टैक्स को गायब किया जाता है। ओके, हमें यूजुअली ये जो है प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ओके, उसी डेप्रिसिएशन को यहाँ पर कंसिडर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेल्स होती थी हमारी, ठीक है, सेल्स है, उसमें से हम क्या घटाते थे फ्रेंड्स, याद करिए, वेरिएबल कॉस्ट को घटाते थे, जिससे हमारा क्या निकल करके आया करता था, कंट्रीब्यूशन निकल कर आया था। ये एकदम वही पुरानी बात कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं सीखी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया, कंट्रीब्यूशन निकला। कई जगहों पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे होती थी, तो हमें क्या दिया होता था, PV रेशियो, प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम रेशियो दिया होता था। तो हम क्या करते थे, सेल्स को जो है मल्टीप्लाई करते थे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, 40%, 20%, 30% जो भी दिया रहता था, वो उससे कैलकुलेट कर लिया करते थे। क्या निकलता था इससे सीधे कंट्रीब्यूशन निकल आया करता था। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर हम क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कास्ट को घटाते थे और हमें क्या मिलता था, EBT मिलता था। याद करिए, EBIT मिलता था, है ना, क्या मिलता था, EBIT मिलता था। पहले के अगर हिसाब से हम बात करें फ्रेंड्स, तो पहले यहाँ पर हमें EBIT लिखा करते थे, EBIT। तो यहाँ EBT क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर EBT लिखा गया है। यदि इंटरेस्ट दिया होगा क्वेश्चन में, देन वी विल गो विद द EBIT, आइडली इट शुड बी EBIT। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट की बात हो नहीं रही है, तो अनायास का जो है उसे एक लाइन और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए EBT लिखा गया है। अब पहले क्या किया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई तो हमें कंट्रीब्यूशन निकल करके आ गया। फिर हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते थे तो हमारा EBIT निकल करके आया करता था। पहले के हिसाब से मैं बात करूं तो हमारा क्या निकल करके आया करता था, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल करके आया करता था। यहाँ पर EBT क्यों लिख दिया, मैंने आपको कारण बताया कि भाई आई हम यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन अर्निंग बिफोर टैक्स। दो नए टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए, इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो हम पहले फिक्स कास्ट कहा करते थे, ठीक है, उसमें फिक्स कास्ट में दो पार्ट हो गए यहाँ पर। एक तो जनरली हमने फिक्स कास्ट कहा कि 2 लाख फिक्स कास्ट है, तो जैसे उसे हम फिक्स कैश कास्ट कहेंगे, यानी नगदी में जो फिक्स कास्ट है उसको यहाँ पर लेंगे। जैसे मैंने बोला कि 2 लाख रुपए फिक्स कास्ट जो है दे रखी है क्वेश्चन में, इफ़ इट इज़ गिवन कि 2 लाख रुपए फिक्स कास्ट हमें क्वेश्चन में यदि दे रखी होती, तो हमें क्या करना होता कि हम उसको यहाँ पर 2 लाख रुपए कंसिडर करके चलते। ये वाले पार्ट में 2 लाख रुपए हम मानते। जैसे ये कैश वाली फिक्स कॉस्ट दे रखी थी, वैसे ही डेप्रिसिएशन भी फ्रेंड्स आपका फिक्स कॉस्ट में ही आता है। ओके, तो डेप्रिसिएशन जो दिया होगा दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, इसीलिए फिक्स कॉस्ट के 2 पार्ट किए गए,
एक में जो आपको कैश में दे रखा होगा, यदि यानी कि अब आगे से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पर दे रखा होगा कि फिक्स कॉस्ट जो है 2 लाख है और डिप्रिसिएशन मान लीजिए 50,000 रुपये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब फिक्स कॉस्ट को घटाएंगे तो हम ये भी घटाएंगे, पहले 2 लाख घटाएंगे और साथ ही साथ में उसमें से डिप्रिसिएशन जो 50,000 दे रखा उसको भी घटाएंगे। कहने का मतलब ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है इस लेक्चर में, इस चैप्टर में। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? इसीलिए इसको 2 पार्ट में किया गया, यानी अब कुल मिला करके 2 लाख रुपए ने घटा करके हम 2.5 लाख रुपए घटाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स। तो भाई अर्निंग बिफोर टैक्स है, इसका मतलब अब यहाँ से टैक्स से छुट्टी लेनी पड़ेगी। किससे छुट्टी लेनी पड़ेगी? टैक्स से। तो इसलिए हमने यहाँ पर टैक्स घटा दिया, इसे लिख दिया हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या लिख दिया फ्रेंड्स? हमने EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगेन कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं आप, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई नई चीज़ अगेन नहीं सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो अर्निंग बिफोर टैक्स हुआ करता था, EBT आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ EBT मैंने लिखा है, EAT लिखा है, इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन न बने। अर्निंग बिफोर टैक्स कहिए या यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहा गया है। ओके, तो ये हमने देखा अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पर कई जगहों पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, यही मैं बता रहा था आपको कि कई जगहों पर PBT और PAT लिखा हुआ है, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं पालनी है। ठीक है, अब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि फ्रेंड्स जब आपको नेट कैश इनफ्लो निकालना है आफ्टर टैक्स, टैक्स आप पे कर चुके हैं, उसके बाद जब आपको नेट कैश फ्लो निकालना है तो उसके लिए डिप्रिसिएशन को फिर से ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा वो लग रहा होगा सरप्राइजिंग कि अभी तो सर डिप्रिसिएशन को घटा रहे थे, अब फिर डिप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं। मतलब यूं ही, मतलब पहले 100 रुपये में 20 रुपये जोड़ा और फिर 20 रुपये घटाया तो हुए तो 100 ही रुपये। काहे के लिए? मतलब ये कान इधर से पकड़ के उधर क्या चल रहा है ना? लगा आपको भी रहा होगा, खैर मुझे भी ऐसे ही लगा था कि हो क्या रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। 2 तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। कि पहली बात तो ये कि हमने डिप्रिसिएशन क्यों घटा दिया। देखिए डिप्रिसिएशन को पहले इसलिए घटा दिया क्योंकि हम टैक्स जो है डिप्रिसिएशन पर पे नहीं करेंगे। हम टैक्स जो है डिप्रिसिएशन पर पे नहीं करेंगे। जैसे इंटरेस्ट पर हम कोई टैक्स नहीं पे करते थे, किस पर? इंटरेस्ट पर। इसीलिए पहले हम इंटरेस्ट को घटा दिया करते थे। EBIT में मैं आपको बता चुका हूँ कि I पहले हटाते हैं। ठीक उसी तरीके से EBDIT में या EBIDT कह दीजिए, EBIDT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्स में पहले इंटरेस्ट से छुटकारा लीजिए, फिर डिप्रिसिएशन से छुटकारा लीजिए और फिर टैक्स पे करिए, ताकि आपको ये बोझ ना बने। इंटरेस्ट आप बैंक को पे कर रहे हो, उस पर टैक्स पे कर दिया, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। डिप्रिसिएशन जैसे कोई एक मान लीजिए आपने मोबाइल 20,000 का खरीदा, ठीक है, अब उसकी वैल्यू हर साल जो है मान लीजिए ईच ईयर 5,000 घट रही है, तो भाई ये जो 5,000 रुपये घट रही है वैल्यू, ये डिप्रिसिएशन आप चार्ज जो कर रहे हो, डिप्रिसिएशन लगा रहे हो। जनरल लाइफ में हम नहीं लगाते, लेकिन कंपनी वगैरह अगर आपकी है अकाउंटिंग सिस्टम में जाएंगे तो 5,000 रुपये घटाते हैं। तो ये जो 5,000 रुपये हमारा घट रहा है, इस पर भी टैक्स पे कर दें। एक तो वैसे ही हमारा 20,000 का मोबाइल 15,000 का रह गया और सरकार आपसे कहे कि बेटा ये जो 5,000 घटाए हो ना, 50% इस पर टैक्स दे दो। लो भाई 5,000 वैल्यू चली गई मेरे मोबाइल की और 2,500 गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण जी ले गई, तो हमें ओवरऑल 7.5 का नुकसान हो जाएगा। इसलिए डिप्रिसिएशन को पहले हम घटा देते हैं। फिर हमने जोड़ क्यों दिया? अब सवाल ये, घटाने का तो समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया आपने बताया कि हाँ डिप्रिसिएशन पर हम टैक्स नहीं पे करना चाहते इसलिए घटा दिया। फिर जोड़ा क्यों? फिर डिप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स समझने का प्रयास करेंगे, 5,000 रुपये कहीं जाते नहीं हैं। आप अपने कागज़ों में बस लिख देते हो कि मेरी जो है उसकी मशीनरी की वैल्यू 5,000 रुपये, मेरे मोबाइल की वैल्यू 5,000 घट गई, सिर्फ आपने ये कह दिया है, कहीं कुछ घटा वटा नहीं है एक्चुअल में। समझिए आप, है ना। ये आपका मोबाइल है, हो सकता है आईफोन हो, सैमसंग हो, जो भी है, ठीक है, आपका मोबाइल है, इसकी वैल्यू 20,000 रुपये है। आईफोन के खैर 20,000 में नहीं आएंगे, किसी छोटे ब्रांड का ही ले लेते हैं। तो 20,000 रुपये का आपका मोबाइल है। अब अगले साल इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 15,000, क्योंकि 5,000 हर साल घट रहा है। फिर 10,000 रह गई, फिर 5,000 रह गई और लास्ट में इसकी वैल्यू 0 रह गई। ठीक है, घटती चली गई। लेकिन मेरा जो मोबाइल है ना, कुछ लोग बढ़िया चलाते हैं, अच्छा चलाते हैं, उनका मोबाइल वैसे का वैसा ही रहता है 4 साल बाद भी। बैटरी वैटरी में थोड़ा बहुत इशू हो जाए, अदरवाइज चीज़ें उनकी चलती रहती हैं। ओके, तो कहीं कुछ जाता नहीं है, नो आउटफ्लो इज हैपनिंग। अगर कोई चीज़ आउटफ्लो नहीं हो रही है
तो वो हमारे कैश इनफ्लो का पार्ट होती है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चूँकि पैसा कहीं गया नहीं, क्या ये 5,000 रुपये जो मेरे मोबाइल का प्राइस घटा, मेरी मशीनरी का प्राइस घटा, वो कहीं गया? क्या मैंने किसी को दे दिया? आप इस बात का जवाब दीजिए। क्या आपने किसी को दिया डेप्रिसिएशन? नहीं दिया। तो किसी के पास जब गया ही नहीं तो वो मेरा ही पैसा हुआ ना। दैट्स वाई वी आर एडिंग इट। बस सरलतम भाषा में, ठीक है। इससे ज़्यादा और समझने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए डेप्रिसिएशन को पहले घटाते हैं, फिर बाद में डेप्रिसिएशन को जोड़ते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन को घटाते क्यों हैं उसका मैंने आपको बताया कि EBIDT है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होता है। तो पहले आई से छुटकारा लेते हैं, फिर डेप्रिसिएशन से लेते हैं और तब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। दैट्स वाई हमने आई को घटा दिया। जोड़ा क्यों? क्योंकि पैसा कहीं गया नहीं। मैंने अपनी अकाउंटिंग बुक में बताया कि 5,000 रुपये मेरे मोबाइल का दाम घट गया है, लेकिन वो पैसा किसी और को मैंने दिया नहीं, मेरे ही पास है। दैट्स वाई वी आर एडिंग इट बैक। बस इतनी सी बात अगर आप समझ में आ जाती है तो काम हो जाता है हमारा आसान। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स है ना, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, ये हो जाता है आपका एडिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन ऐड करके ये निकल आता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो थोड़ी बहुत जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, ठीक है। XYZ लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग, ठीक है, द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी विथ अ डेप्रिशिएबल बेस ऑफ 1 लाख। यानी एक मशीनरी खरीद रहे हैं जिसका डेप्रिशिएबल बेस कितना है? 1 लाख रुपए। यानी कि एक हिसाब से आप कह सकते हो मशीनरी का प्राइस ही 1 लाख रुपए है। कितना है? 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो जाए, खत्म हो जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 4 साल की। चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स और डेटा दिया हुआ है नीचे में। तो अगर 4 साल है एक्सपेक्टेड लाइफ, यानी कि जो मशीनरी वो 4 साल चलेगी और टोटल 1 लाख रुपए की अगर उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू है, डेप्रिसिएट जो होना है या उस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाता है कितना? 25,000 रुपये। इसका मतलब हर साल ईच ईयर 4 साल तक 25,000 25,000 25,000 25,000 ऐसे करके घटता हुआ चला जाएगा। तो हर साल हमारा कितना घटेगा? 25,000। चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, लैंग्वेज थोड़ा समझिए। अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, ओके। अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, या इसी को अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस भी कह सकते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन आपको फ्रेंड दे रखा है, ये दे रखा है 2021 में 45,000, 2022 में 30,000, 2023 में 25,000 रुपये और 2024 में 35,000 रुपये आपको दे रखा है। यानी आपको EBDT अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, देखिए यहाँ पर अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये अर्निंग बिफोर टैक्स है। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन घटाने से पहले, कंट्रीब्यूशन के जस्ट बाद और डेप्रिसिएशन को घटाने के पहले के आपको वैल्यू दे रखी हुई है, ओके। अब आपको क्या करना है? एज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का जिक्र इन्होंने क्यों किया? क्योंकि आपको याद हो मैंने क्या किया था, मैंने 1 लाख रुपए पूरे लिए थे, है ना। 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन की वैल्यू ली थी, उसको 4 से डिवाइड कर दिया था। क्यों 4 से डिवाइड किया था? क्योंकि फ्रेंड्स हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की टेक्निक यूज करें। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा में घटता हुआ जाएगा, जितना इस साल घटेगा उतना ही अगले साल, उतना ही अगले साल, उतना ही अगले साल घटता हुआ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि हर साल ये 25,000 रुपये घटेगा। क्यों कहा मैंने? क्योंकि हर साल इसको बराबर घटना है और 4 साल में ये डेप्रिसिएट हो जाना है। दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की बात हुई, ओके। एंड 20% टैक्स रेट है। टैक्स कितना लगना है? 20% लगना है। आपको कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करिए नेट कैश फ्लो। आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेट कैश फ्लो इस क्वेश्चन का कैलकुलेट करना है। देखिए डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये बात तो मैंने पहले ही समझा दी आपको फ्रेंड्स कि डिप्रिसिएशन कितना होना है? 1 लाख रुपए का। मशीन की लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए डेप्रिसिएशन हर साल कितना होगा? 25,000 रुपये का होगा। अब हमें ये टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल दिया हुआ है, यहाँ ईयर दिया है 2021, 22, 23, 24। ये डिटेल्स क्वेश्चंस में दे रखी हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन में सर्टेन डिटेल्स दे रखी हैं। आपको दिया हुआ था अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्या दिखा था? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये मैंने आपको इसीलिए इसको लिखा हुआ है EBIDT, या उसी को EBDT कह सकते हैं।
आई क्यों हटा दिया, क्योंकि आई का जिक्र यहाँ पर हो नहीं रहा इसलिए हटा दिया। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कह सकते हैं। इसका मतलब पहले हमें डेप्रिसिएशन से छुट्टी मिलेगी, तब जाकर के ईबीटी आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, फिर हम टैक्स से छुटकारा लेंगे और फिर हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, राइट। उसके बाद में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स तक हम लोग कैलकुलेट किया करते थे, चैप्टर नंबर 8 में EAT तक जाया करते थे, प्लस इसी में बस डेप्रिसिएशन और कर दीजिए, आपको नेट कैश फ्लो मिल जाएगा। नेट कैश फ्लो आपको निकल करके मिल जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हमारी अर्निंग कितनी है, 45,000, इस साल में 30,000, 23 में है आपकी 25,000 और 24 में 35,000 क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। डेप्रिसिएशन हर साल कितना डेप्रिसिएट होगा, 1 लाख रुपए थे तो हर साल जो है स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से 25,000 घटेगा। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसे माइनस करेंगे। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से हमने क्या हटाया, पहले डेप्रिसिएशन से छुटकारा लिया, तो हमारा क्या बचेगा, ईबीटी लिख दिया। अर्निंग बिफोर टैक्स 45,000 में से 25,000 घटाया 20,000, 30,000 में से 25 5,000, 25,000 में से 25,000 जीरो और 35,000 में से 25,000 10,000 रुपये हमारे आ गए। अब अर्निंग बिफोर टैक्स है, फिर हम इसमें से क्या किससे छुटकारा लेते हैं फ्रेंड, टैक्स से। टैक्स कितना दे रखा है, 20% टैक्स, किसका, इसी वैल्यू का, ईबीटी का ही। तो इसका 20%, 20,000 रुपये का 20% 4,000 रुपये, 5,000 रुपये का 20% 1,000 रुपये, जीरो का तो जीरो ही रहेगा, 10,000 रुपये का 20% 2,000 रुपये हो गए। अगेन ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि हम इसको माइनस करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमें क्या निकल करके आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो पहले जो करते रहे उसमें याद करिए, यहाँ डिप्रिसिएशन ना होकर के ज़्यादातर इंटरेस्ट हुआ करता था, राइट। ज़्यादातर क्या होता था, हम डिप्रिसिएशन ना घटा करके EBIT हुआ करता था, आई घटाया करते थे, उसकी जगह डिप्रिसिएशन हो गया। अब ये एक चेंज हुआ कि हम इंटरेस्ट की जगह डेप्रिसिएशन घटाना शुरू कर दिए, और एक नया चेंज होगा कि हम EAT के बाद में कुछ और नहीं किया करते थे, हम EPS निकालने लगते थे, अर्निंग पर शेयर निकाला करते थे। वो कैसे निकला करती थी, अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दिया करते थे नंबर ऑफ शेयर्स से, कितने शेयर हैं उस कंपनी के, ठीक है। अब वो चीज़ भी यहाँ पर परिवर्तन हो गया है, वो चीज़ हमें नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स में फिर से डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। वी विल ऐड द डेप्रिसिएशन, जितना घटाया तो उतना फिर जोड़ेंगे। तो 16,000, 25,000, 25,000, 25,000 हर जगह हमने जोड़ दिया, तो हमारा कितना आ गया, पहले साल का नेट कैश फ्लो 41,000, दूसरे साल का 29,000, तीसरे साल का यानी 23 का 25,000 और 24 का 33,000 हमारा नेट कैश फ्लो निकल आया। यही हमारा क्वेश्चन भी था, आपको यही कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया था डेटा कि भाई कैलकुलेट कीजिए नेट कैश फ्लो कितना होगा, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं आया है, बस केवल एक चेंज आया है। अब आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में भी आ रही है, 20 से उठ रहा है। हम नॉर्मली सेल से चला करते थे, पहले सेल, फिर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, तब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, तब जाकर के अर्निंग बिफोर EBIT आया करता, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया करता। यहाँ सीधे यहीं से शुरू कर दिया है। क्वेश्चन चाहे जैसे चेंज करें, अब आप तैयार रहिए, 2-3 स्टेप के बाद कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बस वहाँ पर इंटरेस्ट घटाया करते थे, यहाँ पर हम क्या घटा रहे हैं, डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं। और जितना डेप्रिसिएशन घटाते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद में हम डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड कर देते हैं, हमारा नेट कैश फ्लो निकल करके आ जाता है, ओके। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल लेंगे, 2 न्यूमेरिकल हैं आपकी बुक से, मैकमिलन बुक से। पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, तो लेक्चर नंबर 1 में भी हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया था। यहाँ थोड़ा सा चेंज रहेगा पिछले वाले लेक्चर के मुकाबले। सपोज अ प्रोजेक्ट कास्ट ₹20 लाख, यानी एक प्रोजेक्ट है जिसमें 20 लाख रुपए लगते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 20 लाख, एंड यील्ड्स एनुअली ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। सालाना कितना कमाई करके दे रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, 3 लाख रुपए आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के। यानी कि हमको प्रॉफिट तो मिल रहा है, हमको प्रॉफिट मिल रहा है 3 लाख का आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन खत्म करने के बाद में, डेप्रिसिएशन के पहले नहीं, आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट है इसमें से डेप्रिसिएशन गायब हो चुका है। समझने की बात है, थोड़ा लाइन को पढ़िएगा, समझिएगा, गलती कर बैठेंगे। एक प्रोजेक्ट है जिसकी कास्ट जो है 20 लाख रुपए है, इसका मतलब ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी। उसके बाद में इसका यील्ड, ये यील्ड मतलब कितना हमें रिटर्न दे रहा है,
प्रॉफिट दे रहा है 3 लाख रुपए का, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितने का है? 10% का डेप्रिसिएशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड पर। अब ये 10% का डेप्रिसिएशन हो रहा है किस वैल्यू पर होगा फ्रेंड्स, मुझे बताएं। 20 लाख पर होगा कि 3 लाख पर होगा? 3 लाख तो हमारा प्रॉफिट है भाई, उस पर कहाँ से डिप्रिशिएशन कर दोगे? मशीन कितने की खरीदी है उस पर डिप्रिशिएशन करिए, जो मशीन आपको कमा के दे रही है उस पर मत करिए। इसका मतलब डिप्रिशिएशन इस पर लगेगा, कितने का? 10% का, 10% का सालाना। इसका मतलब 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपए हर साल जो है डिप्रिशिएट होंगे। क्लियर हो जाती है बात हमें यहाँ से। बट बिफोर टैक्स 50%, जो हमें ये 3 लाख रुपए दे रखे हैं फ्रेंड्स, 3 लाख रुपए, इसमें डेप्रिसिएशन पे हो चुका है, डेप्रिसिएशन पे हो चुका है, लेकिन टैक्स अभी पे नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना होगा फ्रेंड्स, इसमें पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, पे बैक पीरियड। और पे बैक पीरियड का फार्मूला क्या बताया था हमने आपको पे बैक पीरियड का। तो पे बैक पीरियड का फार्मूला होता है, आपको अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता चल जाए उसको डिवाइड कर दीजिए एनुअल रिटर्न से, या हर साल कितना हमें पैसा मिल रहा है उससे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 20 लाख रुपए है, लेकिन हमें हर साल कितना मिल रहा है, सालाना हमें कितना कैश फ्लो मिल रहा है, कितना कैश रिटर्न हो रहा है, वो नहीं क्लियर है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ 3 लाख लिखा तो है, लेकिन 3 लाख में डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं और टैक्स भरना बाकी है। इसका मतलब हमें एक नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वही उसी चीज़ के लिए नेट कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने टेबल है सॉरी, टेबल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा है? 3 लाख रुपए का। याद करिए, उन्होंने कहा था कि डेप्रिसिएशन तो हम पे कर चुके हैं 10% का, लेकिन अभी टैक्स नहीं पे किया है और हमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स एक ही बात है। ओके, 3 लाख रुपए का। इसका मतलब अब ईबीटी है। ईबीटी क्यों लिखा? ताकि आपको आइडिया लगे कि टी से छुटकारा लेना है, टैक्स हटाना है। सो हमने टैक्स को लेस कर दिया, कितना? 50%। क्वेश्चन में दे रखा है टैक्स को 50%, किसका? इसी 3 लाख का। 3 लाख का 50% 1.5 लाख, घटाया आ गया 1.5 लाख रुपए। इसको हम बोलते हैं ईबीटी से अगर बी हटाते हैं, बिफोर हटाते हैं तो आफ्टर हो जाता है ईएटी। उसी चीज़ को पीएटी लिखा गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बुक में पीएटी लिखा गया, हमने ईएटी लिखा है आपको समझने के लिए। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी कितनी हो गई? 1.5 लाख रुपए। अब मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में एक और चेंज हो रहा है कि ईएटी के बाद जब हम डेप्रिसिएशन इसमें जोड़ देते हैं तो ही हमारा कैश फ्लो निकलता है। तो ईएटी में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। डेप्रिसिएशन कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख कहाँ से आया? मैंने आपको बताया था, याद करिए। क्वेश्चन में दे रखा था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, प्रॉफिट कितना था? 3 लाख था। मैंने आपसे कहा कि डेप्रिसिएशन 10% का हो रहा है, तो इसका 3 लाख रुपए वाले प्रॉफिट का डेप्रिसिएशन करेंगे कि 20 लाख की जो मशीनरी खड़ी उसका डेप्रिसिएशन करेंगे? तो 20 लाख का डेप्रिसिएशन करेंगे तो उसका 10% 2 लाख रुपए होगा। इसीलिए 2 लाख रुपए फिर से जोड़ दिए गए हैं, और ये हो गया 1.5 लाख तो पहले से था और 2 लाख और जोड़ा। हमारा जो नेट कैश फ्लो निकल करके आता है फ्रेंड्स, वो 3.5 लाख रुपए निकल करके आ जाता है। कितना निकल कर आ रहा है? 3.5 लाख रुपए। एक लाइन मैंने ऊपर लिखी हुई है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना होगा? 5 लाख रुपए होगा। ये क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा गया था कि डेप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कहा गया है। याद करिए, आफ्टर लगाया गया। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 3 लाख है, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना होगा भाई? 3 लाख से पहले 2 लाख और 5 लाख होना चाहिए था। यानी अगर चाहे, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपसे दे दे कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज 5 लाख रुपीज। तो अगर प्रॉफिट बिफोर है ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है कितना? 5 लाख रुपए। इसका मतलब हुआ कि अभी डेप्रिसिएशन से छुटकारा नहीं मिला है। फिर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। ओके, ऐसे ही बता दिया आपको, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यदि कंफ्यूज करना चाहेगा तो आपको ऐसे घुमा सकता है कि आपको ये ना दे दे कि प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स ना दे करके प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे सकता है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स? 3.5 लाख रुपए का। तो हमें पे बैक पीरियड पता करना था। पे बैक पीरियड कैसे पता करते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी? 20 लाख रुपए की,
और हमारा जो है सालाना कितना इनफ्लो हो रहा है या हमें साल भर में कितना कैश कमाई मिल रही है, 3.5 लाख रुपए की। बस सॉल्व कर लीजिए, 5.71 ईयर आपको मिल जाएगा। पे बैक पीरियड कितना निकल आएगा, 5.71। तो देखिए, अगर मैंने पिछली बार आपको ये चीज़ ना समझाई होती पहले लेक्चर में, पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना सबसे नॉर्मल काम है। असली काम तो ये कहानी थी जो टोटल कैश फ्लो कैलकुलेट करना, राइट। तो ठीक है, तो इसीलिए एक इजी लेक्चर लिया और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया हुआ है हमने। अब यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, जो मैकमिलन की बुक लिखती है, व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश इनफ्लो डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक। जब हम कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन को दोबारा ऐड कर रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडेड बैक टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर दे रहे हैं, सिंस इट डज नॉट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो, क्योंकि इसकी वजह से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, कोई कैश बाहर नहीं जाता है, इसीलिए इसको हम वापस जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, एकदम उसी वाले बेस्ड है, सरल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिप्रिसिएशन वगैरह का नहीं है, कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सपोज ABC लिमिटेड इज एनालाइजिंग ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इनिशियल कैश आउटले ऑफ 2 लाख। ठीक है, तो एक कंपनी है जिसने शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, 2 लाख रुपए का। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का किया है और वो कैश जनरेट कर रही है पहले साल 80,000 रुपये कैश इनफ्लो, पहले साल 80,000, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 60,000 और चौथे साल 20,000 रुपये का जमा कर, मतलब कैश उसको रिटर्न मिलेगा। अब आपको बताना है कि पे बैक पीरियड कितना है। तो पे बैक पीरियड का अगर मैंने आपको बताया था 2 केसेस हैं, पहला जिसमें हर साल आपको समान एक जैसा पैसा मिलता है, यानी हर साल हमारा रिटर्न कितना है, 2 लाख रुपए, हर साल कितना है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। तो उस केस में क्या करते हैं, जो अभी किया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई ईच ईयर का रिटर्न, है ना, उससे डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मान लो कि आपका कैश इनफ्लो यानी कि हर साल जो रिटर्न मिल रहा है फ्रेंड्स वो अलग अलग हो, तो उस केस में क्या करते हैं, कुमुलेटिव कैश का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। याद करिए, हम क्या करते हैं, जोड़ने लगते हैं। पहले साल कितना कमाया, 80,000 रुपये, दूसरे साल कितना कमाया, 60,000 रुपये, तो कुल कितना कमा लिया, पहले साल मैंने 80,000 कमाया, दूसरे साल 60,000 कमाया, तो 8 6 14, है ना, मैंने 1,40,000 कमा लिया। तीसरे साल मैंने कितना कमाया, 60,000 रुपये कमाया, तो अब कुल कितना कमा लिया तीनों साल में मिला करके, तो भाई देखो 2 लाख रुपए मैंने कमा लिए। देखिए 2 लाख रुपए मैंने कमा लिए। सवाल क्या था, 2 लाख रुपए कितने साल में मिल गए, एग्जैक्टली 3 साल में मिल गए। पे बैक पीरियड इज 3 ईयर्स, काम खत्म, सवाल हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें क्या डिफ़िकल्टी है, मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने फिर आगे बढ़ करके थोड़ा और आगे बढ़े और इन्होंने कहा कि मान लो 2 लाख रुपए ना होते, 2,05,000 रुपये होते, 2,50,000 रुपये होते, 2,30,000 रुपये होते, तो क्या होता। मान लेता हूँ मैं कि 2,05,000 रुपये मुझे कमाना होता तो क्या होता। तो देखिए 2 लाख तो यहाँ तक कमा चुका हूँ, इसका मतलब मुझे इस साल कितना कमाने की ज़रूरत है, केवल 5,000 रुपये और कमाने की ज़रूरत है। और इस साल मैं कमा कितना रहा हूँ, 20,000 रुपये चौथे साल में। 3 साल में तो 2 ही लाख कमाया ना, तो 3 साल तो पहले ही पकड़ के रख लो कि 3 साल तो लगना ही लगना है, प्लस कुछ और समय लगेगा। कितना, तो देखो इस साल मुझे कितना कमाना चाहिए, 5,000 रुपये यदि मैं और कमा लेता तो मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो निकल करके आ जाती। तो मैंने 5,000 रुपये कमा लेने थे और पूरे साल में कमा कितना रहा हूँ मैं, चौथे साल में कितना कमा रहा हूँ, 20,000 रुपये। पूरे साल में 20,000 रुपये अगर मैं कमा रहा हूँ तो 5,000 रुपये कितने समय में कमा लूँगा, 1/4 में। भाई सीधी सी बात है, 5 के 5 5 24, 1/4 या 0.25 ईयर, 0.25 ईयर या 3 महीने कह सकते हो, आपकी मर्जी है। 0.25 ईयर में मैं कमा सकता हूँ। तो 3 साल तो मैं पहले ही 3 साल में 2 लाख रुपए कमाए और 5,000 रुपये कमाने में मुझे 0.25 ईयर और लग गया। कुल मिला करके मुझे 3.25 ईयर्स का समय लगा फ्रेंड्स। कितना समय लगा, 3.25 ईयर्स का समय लगा मुझे 2,05,000 रुपये कमाने में। ये नया सवाल नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, लेकिन बुक में है तो उसको, ये मैकमिलन की बुक से है, ठीक है। ये देख लीजिए, इनिशियल आउटले, ये 3 लाख रुपए वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि भाई टोटल 2 लाख रुपए जो है, तीसरे साल ही 2 लाख पूरे हो जा रहे हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। तो पे बैक पीरियड 3 ईयर्स हो गया। अब मान लीजिए इनिशियल आउटले 2,05,000 हो जाए, आपसे कुछ भी पूछ ले, 2.5 लाख पूछ ले, मान लो 2.5 लाख तो खैर कमा ही नहीं सकते। क्यों नहीं कमा सकते, क्योंकि भाई देखो
2.5 लाख मैंने बोला है, जैसे मान लो बहक करके बोल दिया है, बट वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई देखो 2 लाख रुपए यहाँ तक कमा चुका है और अगले साल केवल 20,000 तो कमा रहा है, तो भाई हम 2.5 लाख कहाँ से कमा के दे दें? मैक्सिमम 2,20,000 तक का कमाई पूछ सकता है। अब वो तुमसे ये पूछ ले कि ये बताओ 2,10,000 रुपये कितने समय में कमा करके दे देगा, पूछ लेता है 2,10,000। तो भाई देखो 2 लाख रुपये तक 3 साल लगे और 10,000 रुपये और कमाने के लिए रह गया, क्योंकि 2 लाख तो कमा चुके, 10,000 रह गया। अब इस साल पूरे साल में ये 20,000 कमा रहा है, पूरे साल में 20,000 कमा रहा है, इसका मतलब 6 महीने में यानी आधे साल में ये कमा देगा 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब 3 साल और प्लस 0.5, 3.5 ईयर में ये जो है आपको 2,10,000 रुपये कमा करके दे देगा। क्वेश्चन कैसा भी घुमाए यू कैन आंसर इट, ओके। पे बैक पीरियड 3 साल से 4 साल के बीच में लाई करे, क्योंकि 3 साल बीत चुका है, चौथे साल वाली कमाई है, वही चीज़ पूरी लिखी हुई है फ्रेंड्स, ओके। पार्ट ऑफ 4th ईयर, बैलेंस कैश आउटले 5,000 रुपये, कितना कमाना रह गया था? 2,05,000 में से 5,000, और चौथे साल में कैश फ्लो कितना है? 20,000 रुपये का, कितने समय में कमाएगा? 0.25 ईयर में, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब 3 साल उधर लगे और 0.25 ईयर्स इधर और लगे, तो 3.25 ईयर्स टोटल मिला करके लगेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया। अभी एक चीज़ और रह जाती है, छोटे छोटे लेक्चर्स आ रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा कमेंट वगैरह करिए, कमेंट्स लाइक वगैरह देखिए, बताइए कि जो है ABFM का मॉड्यूल भी कैसा लग रहा है अभी आपको पढ़ करके, मेरे से कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो लिखिए, बैठे हुए हैं तो लिख ही दीजिए, है ना। देखिए हमने यहाँ पर कवर कर लिया है क्या? पे बैक पीरियड, ठीक है, पे बैक पीरियड मैंने कवर कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि पे बैक पीरियड में डिस्काउंटेड भी होता है, तो वो रह गया है फ्रेंड्स, ओके। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एक टॉपिक रह जाता है, उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन जब मैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पढ़ाऊंगा तो पहले आपको डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़नी है, एनपीवी में भी डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो बेहतर है कि हम पहले ही समझ लें कि हमें जानना क्या है। तो डिस्काउंटिंग समझेंगे प्लस आपका पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अगले लेक्चर में हम समझ लेंगे फ्रेंड्स। होप है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।